नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई स्टडी जोन में। आज हम कक्षा 6 के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने वाले हैं, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास मानव समाज के अतीत का अध्ययन है। जब हम यह जानना चाहते हैं कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, उनके राजा कौन थे, तब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, यह आम लोगों के जीवन, संस्कृति, व्यापार, कृषि और समाज के विकास की भी कहानी है। हमने ये तो समझ लिया कि इतिहास क्या है, लेकिन इतिहास को समझने के लिए भी समय को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको बताया जाए कि भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन कब हुआ ये ना बताया जाए, या फिर महात्मा गांधी का जन्म हुआ, संविधान लागू हुआ। यदि समय नहीं बताया जाएगा तो घटनाओं का क्रम समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए इतिहास में समय का विशेष महत्व है। यहाँ पर आप स्लाइड में घटनाओं के क्रम का उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को। हमारा देश भारत कब स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को। हमारा संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर हमें एक कालक्रम पता चल रहा है। यहाँ पर हमें एक और नया शब्द मिला, कालक्रम, क्रोनोलॉजी। आखिर ये क्रोनोलॉजी है क्या? घटनाओं को जिस क्रम में वे घटी हैं उसी क्रम में व्यवस्थित करना ही कालक्रम कहलाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर आप स्लाइड में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1950 हमारे देश को संविधान मिला। 1962 भारत चीन युद्ध हुआ। 1991 आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। यह जो है घटनाओं का कालक्रम है। इतिहासकार घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करते हैं ताकि उन्हें समझाना आसान हो। अब हम बात करेंगे समय रेखा यानी टाइमलाइन क्या है। समय रेखा एक सीधी रेखा होती है जिस पर विभिन्न घटनाओं को उसके समय के अनुसार दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर और बुद्ध का काल 600 ईसा पूर्व है। सिकंदर का भारत में आगमन 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व में था और अशोक का शासन का प्रारंभ 273 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे हमें ये पता चलता है कि समय रेखा से हमें घटनाओं का क्रम आसानी से समझ में आ जाता है और यह अतीत को व्यवस्थित तरीके से समझने का सरल माध्यम भी है। अब हम ये समझेंगे कि BCE और CE आखिर है क्या। इतिहास में समय को समझने के लिए 2 शब्दों का उपयोग किया जाता है। पहला है BCE, दूसरा CE। सबसे पहले हम BCE को समझते हैं। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व, यानी कि यह वे वर्ष हैं जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के हैं। उदाहरण 500 BCE मतलब कि 500 ईसा पूर्व। 300 BCE मतलब 300 ईसा पूर्व। वहीं CE का मतलब होता है कॉमन एरा यानी कि ईसवी। यह ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। उदाहरण के लिए 1947 CE, इसका मतलब 1947 ईस्वी, और 2024 CE मतलब 2024 ईस्वी। यहाँ पर एक टाइमलाइन आप देख सकते हैं। 500 BCE मतलब कि BCE में समय बड़ी से छोटी होते जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 400 BCE, फिर 1 BCE। उसके बाद में CE के बारे में बात करें तो CE में समय संख्या छोटी से बड़ी होते जाती है, यानी कि 1 CE से आप 500 CE तक देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी है BCE और CE से रिलेटेड। 326 BCE में सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था। वहीं 1 CE में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 273 BCE में अशोक का शासन काल है और 1947 CE में भारत स्वतंत्र हुआ था।
अब हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत क्या हैं। इतिहासकार अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? इन साधनों को इतिहास का स्रोत कहा जाता है। और पता है आपको, मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए उसे समझते हैं। पता है आपको, बिहार से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख सासाराम के लघु शिलालेख हैं। इतना ही नहीं, बिहार के प्रमुख साहित्यिक स्रोत इंडिका, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था, इसमें मगध प्रशासन का वर्णन है। और हर्षचरित, जिसे बाण भट्ट ने लिखा था, इसमें बिहार का विवरण मिलता है। और बिहार में पुरातात्विक उत्खनन स्थल चिरांद है, जो कि नवपाषाण युग का है। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो खुदाई या अवशेषों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिक्के, मूर्तियां, भवन, मिट्टी के बर्तन, हथियार या औजार। इनमें हमें प्राचीन लोगों के जीवन की जानकारी मिलती है। कुछ अतिरिक्त तथ्य हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे स्थानों से प्राप्त अवशेष भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों में से एक हैं, जो प्राचीन सिंधु सभ्यता के रहस्य खोलते हैं। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। लिखित सामग्री को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है, जैसे कि वेद। हमारे 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद, रामायण, महाभारत। कुछ बौद्ध ग्रंथ भी हैं, जैसे कि सूत पिटका, विनय पिटका, अभिधम पिटका। इसके अलावा जैन ग्रंथ है, आगम ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं अतिरिक्त तथ्य जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेद विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात साहित्यिक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने लिखा था, और अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा था, महत्वपूर्ण गैर धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ स्रोत हैं। इन दोनों स्रोतों के अलावा और भी चीजें हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। वो हैं अभिलेख और सिक्के। पत्थरों या स्तंभों पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों से शासकों की नीतियों और प्रशासन की जानकारी मिलती थी। इतना ही नहीं, सिक्कों से हमें पता चलता था कि राजा कौन था, उस समय कौन सा धर्म प्रचलित था, व्यापार कैसा था। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में पाए जाने वाले प्राचीन सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। लगभग 6ठी ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड था। इन पर अक्सर जानवर और पेड़ पौधों के चित्र होते थे। कुषाण काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जो व्यापार की समृद्धि को दर्शाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे मुद्रा शास्त्र यानी कि नुमिस्मेटिक्स कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पुरातत्वविद और इतिहासकार क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो पुरातत्वविद जो लोग खुदाई करके प्राचीन वस्तुएं खोजते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, और इतिहासकार वे हैं जो इन स्रोतों का अध्ययन करके इतिहास लिखते हैं, इन्हें इतिहासकार कहते हैं। और कुछ अतिरिक्त तथ्य, जैसे कि पुरातत्वविद मिट्टी की परतों का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार स्रोतों की प्रामाणिकता की जांच करते हैं। दोनों मिलकर मानव अतीत की कहानी को पूरा करते हैं। तो चलिए आज की हमारी इस कहानी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।